हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी 68th प्रीलिम्स में राजनीति के जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसका विश्लेषण करेंगे। देखते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, जिला स्तर पर उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक ज़िला में एक से अधिक जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। इसका उत्तर डी है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये कह रहा है गलत उत्तर ढूंढने के लिए कोई भी गलत विकल्प नहीं है, सभी सही विकल्प है। इसका उत्तर डी होगा। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कंज्यूमर फोरम या जिला कमीशन में अब 1 करोड़ रुपये तक के केस दाखिल किए जा सकते हैं। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये थी, बाद में इस 1 करोड़ की सीमा को भी घटा करके 50 लाख रुपये कर दिया गया है। तो 50 लाख रुपये तक की केस को वो सुन सकता है। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के केस की सुनवाई होती है, जबकि नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपये तक की सुनवाई होती है। और जिला स्तर पर सदस्यों में 3 सदस्यीय होता है जिला फोरम, जिसमें एक महिला का होना आवश्यक है। और या यदि राज्य चाहे तो एक ज़िला में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना वो कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना संचालन करती है। इसका उत्तर है आपका ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 को प्रारंभ किया था। इस प्रश्न को पहले भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम सामुदायिक विकास के रूप में किस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। उसमें एक ऑप्शन दिया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दूसरा फैक्ट्स ये है कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया था। तो पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। ये फैक्ट्स को याद रखने की ज़रूरत है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण समितियाँ थीं जिनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए अनुशंसाएँ की गई। इसमें मुख्य जो समितियाँ थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक समिति आई, फिर जी.वी.के. राव समिति, फिर एल.एम. सिंघवी समिति आई। इस समिति के बारे में पूछा जा सकता है आपको 4 ऑप्शन दे करके कि इनमें कौन कौन से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। तो आपको ये समिति का नाम याद रखना है, बहुत मुश्किल नहीं है। मेहता समिति हो गया, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, और जी.वी.के. राव समिति और सिंघवी समिति हो गया। बार बार इसको सुनते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यहाँ पर संविधान संशोधन अधिनियम को भी याद रखने की ज़रूरत है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए। क्लियर है। बलवंत राय और ये जो संविधान संशोधन लाया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। समिति तो कई गठित किए गए थे, लेकिन जिसकी सिफारिश मानी गई वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था करती है, जिसमें गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति की, और जिला स्तर पर जिला परिषद की। यही प्रश्न पूछा गया है कि ब्लॉक स्तर पर किस प्रकार की पंचायत समिति लेवल का जो व्यवस्था है वो किस स्तर पर की गई है, ब्लॉक स्तर पर की गई है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। उनकी जितनी जनसंख्या होगी उतनी उसको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। बिहार में विशेष व्यवस्था की गई है, यहाँ पर महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायत का इलेक्शन संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। एक अलग निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग से अलग ये एक निर्वाचन आयोग है। और संविधान के अनुसूची या शेड्यूल 11 में पंचायत के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। यहाँ पर ये फैक्ट्स बार बार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं कि पंचायत से संबंधित
कौन सा शेड्यूल भारतीय संविधान में है? तो अनुसूची 11 या शेड्यूल 11 है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया अभी जस्ट ऊपर में, इसका उत्तर बी है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 1953 में प्रारंभ किया था। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर बी है, ब्रिटेन। इसके संबंध में फैक्ट्स देख लेते हैं, किस देश के संविधान से क्या लिया गया है इसके संबंध में पूर्व के वीडियो में विस्तार से बता दिया गया है। फिर भी इसके संबंध में कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है, विधि के शासन लिया गया है, विधि के समक्ष समानता की पद्धति ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की पद्धति ली गई है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का अवधारणा ली गई है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की व्यवस्था ली गई है और फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। इन सभी के विषय में पूरा डिटेल में पूरे वीडियोज़ में मेरे द्वारा बताया गया है। यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ ये है कि किसी भी संविधान से जो हमने लिया है सिद्धांत, उसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि उस देश में उस देश के संविधान में संबंधित जो सिद्धांत हैं उसको न केवल डाला गया है बल्कि उसके पीछे लंबा उस देश के लोगों ने संघर्ष किया है, उसके पीछे लंबा उसका एक इतिहास रहा है। जैसे फ्रांस में गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व जैसे आदर्शों को अपनाने के लिए वहाँ के लोगों ने कई 100 साल तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसी तरह से अमेरिका में मौलिक अधिकारों के लिए कई साल की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थे जिस संविधान में उस देश के संविधान से हमने लिया है। फिर कभी और उसकी संबंधित कहानी को हम बताएंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। फ़िलहाल इस फैक्ट्स को आप याद रख सकते हैं और पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ डिटेल किया है इसके संबंध में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन है। हमने GS ट्रिक्स के वीडियो में भी इस पर विस्तार से चर्चा किया था, क्योंकि संविधान के बारे में एक छोटे सा परिचय बताया था। फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी। भारतीय संविधान को पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के दिन संविधान लागू होने के दिन के रूप में ही हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है। अब अगला प्रश्न है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर है विधानसभा। इसके संबंध में हम कुछ देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स। जो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व से जुड़े हुए जो मामले हैं उसका विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे या उसके बजट को पास न करे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। और मंत्री राज्यपाल के बिहाफ पर ही पद धारण करते हैं। राज्यपाल जब चाहे मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह से हटा सकते हैं और सभी मंत्री को कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों का समर्थन करना पड़ता है। यदि उसको समर्थन नहीं करता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे एक बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो अभी केरल के गवर्नर हैं। उनके द्वारा राजीव गांधी की सरकार से उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून को लेकर के भी वो सहमत नहीं थे।
अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। इसका उत्तर न्यायिक शक्तियों को छोड़ करके है। हम जान रहे हैं, ऊपर हमने विश्लेषण किया है 73वें संविधान संशोधन का, कि इसके तहत न्याय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है, बल्कि जो प्रशासनिक कार्य थे, प्रशासनिक शक्तियाँ थी, उत्तरदायित्व थे, उसका विकेंद्रीकरण हमने किया था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। इसका उत्तर सी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, नागरिकों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा में नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनाव नहीं किया जाता है। इसमें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं नागरिक। जैसे पहले भारत की जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनती है, फिर वो विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। और राज्यसभा में 12 ऐसे लोग होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तित्व, जिसका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में। तो 2 ऑप्शन सही है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसकी सदस्यता के बारे में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि जनता द्वारा लोकसभा में जिस तरह से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, उस तरह से राज्यसभा में चयन नहीं किया जाता। राज्यसभा में इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। पहले विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है और विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इसके साथ ही साथ 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और 12 सदस्य जो मनोनयन किया जाता है, वो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व होते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, जिसमें कि 229 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्र के और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। संविधान की चौथी अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी अनुसूची राज्यसभा से जुड़ी हुई है। राज्यों में राज्यों के प्रतिनिधित्वों का चुनाव, जैसे हमने पहले बताया कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होता। जैसे लोकसभा का विघटन हर 5 वर्ष पर हो जाता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है उस तरह से। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ये प्रश्न बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसका उत्तर डी है। इसमें कॉलेजियम प्रणाली, अपीली क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार सभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और क्षेत्राधिकार के संबंध में। मूल क्षेत्राधिकार इसका एक महत्वपूर्ण शक्ति है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संघीय ढांचे से संबंधित जो भी विवाद है, उसको सुलझाने का पावर सर्वोच्च न्यायालय को ही है। जैसे संघीय ढांचे से संबंधित विवाद क्या होता है? जैसे केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, या राज्य और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। इसी तरह से मूल अधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार है मूल अधिकार के उल्लंघन से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई का। अपीली क्षेत्राधिकार भी है। संविधान के अनुच्छेद 132 में अपीली क्षेत्राधिकार का दिया गया है। निम्न न्यायालय जो भी फैसले सुनाते हैं उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। 143, 143 जो अनुच्छेद है संविधान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछे गए इस पर प्रश्न कि संविधान में इसको
सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार की भी एक शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को जो कानूनी जो महत्व के मामले हैं, सार्वजनिक मामले, उस पर सलाह देने का भी उसको पावर दिया गया है। अभिलेख न्यायालय की भी शक्ति है, आर्टिकल 129 में इसकी शक्ति दी गई है। देखिए सारे आर्टिकल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मुख्य मुख्य आर्टिकल को, अनुच्छेद को जहाँ जहाँ पर मेरे द्वारा मेंशन किया जाता है अलग से, केवल उनको ही याद रखने की ज़रूरत है। जैसे 143 याद रखने की ज़रूरत है। अब अगला देखते हैं कि अभिलेख न्यायालय क्या है। अभिलेख न्यायालय के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी फैसले सुनाए जाते हैं उसको साक्ष्य के रूप में, उसको एक कानून के रूप में सभी न्यायालय में उसका उपयोग किया जाता है। अब अगला इसमें अधिकार है कि हम सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेश की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय को। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है कि सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। अगर वो पाती है कि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको निरस्त कर देती है। जैसे हाल में ही जो चुनावी बॉन्ड के संबंध में हमने डिस्कशन किया था, चुनावी बॉन्ड को संविधान के विपरीत मानते हुए उनको रद्द कर दिया गया था। इसी तरह से अब इनको सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हैं उसको सुलझाने का अधिकार है। न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति है। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपने जो फैसले जो सुनाए जाते हैं उनके द्वारा उनको भी रिवीजन करने का उनको पावर है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही फैसले को कई बार पलट दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ संविधान के अंतिम व्याख्याता भी सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है। अब कॉलेजियम प्रणाली के विषय में हमने पूरे वीडियो में विस्तार से बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हमने ऊपर के जो प्रश्न थे उसमें चर्चा कर दिया है। इसका उत्तर है आपका बी 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर कन्फ्यूज़न काफ़ी होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग आयु निर्धारित किए गए हैं। इसको एक नज़र में देखना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पंचायत के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। देखिए, वोट करने का पावर कोई भी नागरिक अगर 18 वर्ष की पूरी आयु पूरी कर लेता है तो वो वोट दे सकता है। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार जो चुनाव लड़ने का की जो न्यूनतम उम्र है वो अलग अलग पंचायत, लोकसभा, संसद और जो भी अलग अलग प्रकार के जो संस्थाएं हैं उसमें एज में डिफरेंस रखा गया है। तो देख लेते हैं एक बार। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये याद रखने की ज़रूरत है। तो आज का यही एक डिस्कशन था पॉलिटी का क्वेश्चन PPSC 68 प्रीलिम्स के। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ये वीडियो हम इसी पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।